हाय गाइस, अभी हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर की चर्चा करेंगे। उसके बाद ईएमआई की बात करेंगे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बेसिक थिंग। मैग्नेट क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। मैग्नेट एवरीबॉडी नोज। मैग्नेट क्या होता है? ये सब्सटेंस जिसमें क्या होता है, अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी एवरीबॉडी नोज। एक मैग्नेट को यदि फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो किधर अलाइन करता है? अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अलाइन करता है। मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो हम लोग किसी बुक में देख लेना है। मैग्नेट बेसिकली क्या होता है, जिसमें दो पोल्स होते हैं। एक हमारा साउथ पोल होता है, दूसरा नॉर्थ पोल होता है। लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ से शुरू होता है? साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। ये जो पोल्स होते हैं जहाँ पे इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है, इसके बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ होता है। ये कहा जाता है दिस इज योर 84% ऑफ द ज्योमेट्रिकल लेंथ। अब ये बेसिकली क्या होता है? एकदम एज पे नहीं होता है, एज से थोड़ा अंदर होता है। ये 84% ऑफ जियोग्राफिकल लेंथ होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, एक आध नंबर का पूछ सकता है। ठीक, अब हम लोग डाइपोल की बात करते हैं। डाइपोल ऑलरेडी हम लोग ये इसमें पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे किसकी बात करेंगे? वी टॉक अबाउट द मैग्नेटिक डाइपोल की बात करेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? दो पोल्स व्हेन प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस, वही हमारा क्या होता है? डाइपोल होता है। तो यहाँ पे दोनों पोल तो साथ ही में होते हैं। ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। तो पोल्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ क्या होगा? टू पोल की बात करेंगे हमेशा, इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक पोल्स होगा। टू पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ। इक्वल स्ट्रेंथ एंड अपोजिट, ये हो गया व्हेन प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस। व्हेन प्लेस्ड एट, यही हमारा क्या होता है? यही हमारा बनाता है मैग्नेटिक डाइपोल। और जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट क्या करता है? दैट विल गिव्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एम से हम लोग डिनोट करते हैं। वो क्या होता है? एक का पोल स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस को हम लोग 2L लेते हैं। पोल स्ट्रेंथ को हम लोग जनरली QM से डिनोट करते हैं। QM हमारा क्या हो गया? दिस इज योर पोल स्ट्रेंथ। ये जो डाइपोल मोमेंट है कितना हो जाएगा? QM इंटू 2L हो जाएगा। ये लीनियर वेक्टर है, क्यों? लंबाई के लॉन्ग काम करता है। इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ये कौन सा वेक्टर होता है? लीनियर वेक्टर होता है, क्योंकि लंबाई के लॉन्ग। चार्ज तो यहाँ स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर कौन होगा? लंबाई ही होगा। इसलिए ये कौन सा वेक्टर होता है? लीनियर वेक्टर होता है। ये किधर काम करता है? डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल होता है। ये सब बेसिक बातें हैं, ये सबको पता होना चाहिए, ध्यान में रहेगा तो कॉन्सेप्ट बनते हैं। डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ध्यान में रखना है। इसको उसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को। अब मान लो डाइपोल है, इसमें 3 पॉइंट की बात करते हैं ना हम लोग। ये साउथ, ये नॉर्थ, ये अलोंग द एक्सिस जो पॉइंट P हो गया, इसी को हम लोग एक्सियल पॉइंट कहते हैं। B एट द एक्सियल पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था? ट्वाइस KP। रिलेट करके पढ़ेंगे, याद रहेगा। डेरिवेशन भी उसी तरह से होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ट्वाइस KM डिवाइडेड बाई R की।
यहाँ k का वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा। बी एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता था, ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो बी एट इक्वेटोरियल पॉइंट भी वही हो जाएगा, कितना होगा, ये हो जाएगा km डिवाइडेड बाई आर क्यू। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं, ये सब बनता है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, एट एनी पॉइंट भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये एंगल को थीटा कहते हैं, ये पॉइंट पी, बी एट पॉइंट पी क्या होता है, ये होता है के एम डिवाइडेड बाई आर क्यू रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ थीटा का वैल्यू बदल देंगे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू किसी पॉइंट पे निकल जाएगा। जैसे थीटा यदि 0 डिग्री कर देंगे, थीटा यदि 0 हो जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, एक्सियल पॉइंट पे। थीटा 90 हो जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएंगे, इक्वेटोरियल। 0-90 पुट करके देखो, ये वैल्यू हमको मिल रहा है ना। अब इस तरह से कहीं भी किसी भी पॉइंट पे डाइपोल की वजह से यदि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछता है, इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। यदि डाइपोल को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स और टॉर्क काम करता है, ये भी काम की बात है, ध्यान में रखना है। ये मान लो हमारा बी है एक मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म के केस में वैल्यू चेंज कर जाते हैं। ये हमारा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इस डिस्टेंस को हम लोग 12 मानते हैं ना। फोर्स की बात करेंगे, एक फोर्स इधर लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा फोर्स इधर लगेगा। फोर्स वहाँ पे क्या लगता था, फोर्स बराबर क्यू इंटू ई लगता था। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज क्यू एम इंटू बी हो जाएगा, इधर ये भी क्यू एम इंटू बी। डाइपोल में क्या होते हैं, पोल स्ट्रेंथ सिमिलर होते हैं, ये फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन देखो अपोजिट है, तो नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन एक बात हमको पता है कि फोर्स एट ए डिस्टेंस जब काम करता है तो एक टॉर्क लगता है। टॉर्क क्या होगा, यही इसको घुमाता है। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यही ना फोर्स हो गया। ये एंगल यदि थीटा कहते हैं हम लोग, फोर्स कितना हो गया, क्यू एम इंटू बी हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा ना, ये 12 है, ये 12 कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा 12 साइन थीटा हो जाएगा। क्यू एम इंटू 12, यही ना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ये कितना हो जाएगा एम कितना हो जाएगा, क्यू एम इंटू 12 हो जाएगा इंटू बी साइन थीटा। टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा एम क्रॉस बी हो जाएगा। यही डिराइव करने के लिए आता है, यदि हम लोग किसी भी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितने टॉर्क का वैल्यू लगता है। ठीक, इसको भी ध्यान में रखना है। देन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। जहाँ कहीं भी एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे हम लोग वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन, जो भी हम लोग काम करेंगे इन डिस्प्लेसिंग द डाइपोल, वही वर्क डन एसोसिएट होगा विद दिस सिस्टम है इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको घुमाएंगे तो हमको तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना, वो काम इसके साथ एज एनर्जी एसोसिएट हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारा मोशन लीनियर नहीं हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं, टॉर्क का वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, एम बी साइन थीटा, ये होगा ना। अब छोटा सा वर्क डन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। ये हमको पता है कि कांस्टेंट फोर्स के लिए डिफाइन होगा। जैसे जैसे हम लोग इसका एंगल बदलेंगे, ये जो टॉर्क लगेगा वो वेरिएबल हो जाएगा। इस केस में जब भी कभी वर्क डन निकालते हैं तो क्या होता है, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए उस टॉर्क को कांस्टेंट मानते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं, फिर हम लोग टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। तो फोर्स क्या होता है, वर्क डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, यहाँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डी डब्ल्यू कितना होता है, एफ डॉट
gx, यही होता है ना। अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है, फोर्स की जगह पे टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट कैसा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, टी डी थीटा हो जाएगा ना, टाउ डी थीटा। तो टाउ का वैल्यू कितना लिखे हम लोग, एम बी साइन थीटा डी थीटा, यही हो गया स्मॉल वर्क डन। अब इसको फ्रॉम द एंगल थीटा 1 टू थीटा 2 डिस्प्लेस करते हैं, तब जो टोटल वर्क डन होगा वैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। एम बी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, ये कितना हो गया साइन थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक डिस्प्लेस करेंगे। सॉरी, जो काम करना पड़ेगा वही वर्क डन एसोसिएट होगा विद द सिस्टम एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा है, आगे हम डेराइव करके बताते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा है, ये कितना हो जाएगा एम बी माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब यहाँ पे देखो दिस विल बी लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंदर माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा एम बी क्या होगा कॉस थीटा 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस थीटा 2। यही वर्क डन का वैल्यू हो गया, यही वर्क डन एसोसिएटेड विद द सिस्टम एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसको यू से हम लोग डिनोट करते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हो गया। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। यहाँ रेफरेंस पॉइंट हम लोग परपेंडिकुलर को लेते हैं, यदि थीटा 1 90 डिग्री है, थीटा 2 को थीटा ले लेते हैं, तब जो काम करना पड़ता है वही डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, दिस इज योर एम बी, ये हो गया कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ हमको क्या मिला माइनस एम बी कॉस थीटा हमारा माइनस एम डॉट बी। यही डेराइव करने के लिए कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये हमारा माइनस एम डॉट बी हो जाएगा, यही पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा। अब इस पर देखे हैं कई बार क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। एम बी दिया रहता है, हम लोग 60 से 180 घुमाते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन। 90 डिग्री से टू एन एंगल थीटा 30 डिग्री ले जाते हैं, वर्क डन क्या होगा, आसानी से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमको पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू या फिर वर्क डन का वैल्यू यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए देख लेना। दूसरा एक क्वेश्चन देखे हैं, पूछा गया है कि टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल को रखते हैं, ठीक है। अब डाइपोल पे फोर्स किधर लग रहा है, अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। अब ये इधर आएगा ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन यही है, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी आगे बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा वापस जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में, और इस तरह से ये ओसिलेट करता है इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी का टाइम पीरियड निकालना होता है। टाइम पीरियड कितना होता है, ये होता है 2 पाई बाई ओमेगा, हमको ओमेगा का वैल्यू निकालना होता है और टाइम पीरियड निकल जाएगा। अभी हम लोग ड्राइव किए हैं ना, टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, टॉर्क का वैल्यू होता है एम बी साइन थीटा। अब ये चूँकि टॉर्क कैसा है, रीस्टोरिंग टॉर्क है, इसलिए इसको निगेटिव ले लेते हैं, माइनस एम बी साइन थीटा। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा कितने के बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। यहाँ देखो इस डाइपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग आई लेते हैं, ये क्या है, आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। अब ये टॉर्क एम बी साइन थीटा, टॉर्क क्या होता है, आई इंटू अल्फा होता है, आई यही यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा कितना हो जाएगा माइनस एम बी इंटू कितना होगा थीटा हो जाएगा। ये देखो हमारा एंगुलर एक्सेलेरेशन है, अल्फ़ा कितना हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एम बी डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा हो जाएगा। यही देखो एक्सेलेरेशन, ये जो हमारा है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, यही ना सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर की जगह पे यही ना, ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा
mb डिवाइडेड बाई आई हो गया, तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √mb डिवाइडेड बाई आई हो गया। टाइम पीरियड कितना होता है, 2π/, इसी ओमेगा को उलट देंगे तो ये ना टाइम पीरियड का वैल्यू हो गया आई डिवाइडेड बाई mb। इसी में फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू पूछ देगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या करते हैं, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको उल्टा कर देंगे तो वो किसका वैल्यू हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ हमारा गॉस लॉ एक लाइन का है, जान लेते हैं। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये याद रखना है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट ds, ये 0 होता है, यही गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। बेसिकली होता क्या है कि ये मैग्नेट हमारा हमेशा डाइपोल्स में मिलते हैं, तो जितना लाइंस ऑफ फोर्स अंदर जाएगा उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है ना, गॉस लॉ। तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर किसी भी मैग्नेट को रखोगे तो वो कैसा एग्जिस्ट करेगा, हमेशा डाइपोल में। नॉर्थ पोल रहेगा तो साउथ पोल भी रहेगा, तो जितना लाइंस ऑफ फोर्स अंदर जाएंगे उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगे। ये जो हमारा b डॉट ds का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक। ये सब बातें हैं, ध्यान में रखनी है। नाउ 3-4 डेफिनेशन है, उसको हमेशा ध्यान में रखना है, उससे ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है। जैसे एक टर्म है हमारा परमिएबिलिटी कहते हैं, परमिएबिलिटी। ये हमारा एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल होता है टू अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। ये क्या होता है, दिस इज योर एबिलिटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की एबिलिटी होती है टू अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL लिख दिए, टू पास थ्रू इट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी कहते हैं। यहाँ एक रिलेशनशिप होल्ड करता है, B = म्यू इंटू एच। यही म्यू को हम लोग क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी कहते हैं। अब म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी भी ध्यान में होगा। ये कितना होता है, म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट होता है, या फिर क्या होगा, B डिवाइडेड बाई B नॉट होता है। ये याद रखना है। ये 4 डेफिनेशन है, ये पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। पहला ये क्या हो गया, परमिएबिलिटी। दिस इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। दूसरा हमारा होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यही होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको m से डिनोट करते हैं। ये मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है qm × 2l होता है। 2l लंबाई, ये हम लोग डेराइव करने के लिए डेरिवेशन में फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए लंबाई को 2l लेते हैं। यहाँ लंबाई भी लिया जा सकता है। एरिया वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लंबाई। तो 2l कैंसिल आउट हो गया ना, qm डिवाइडेड बाई a, यही क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। इसका यूनिट एम्पियर पर मीटर होता है, एम्पियर पर मीटर होता है। इसको ध्यान रखना है, इधर यूनिट पूछ ले, डेफिनेशन पूछ ले, कुछ ना कुछ पूछता ही। थर्ड वन है जिसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं इसको, मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं। अब जैसे किसी भी सोलेनॉइड को कंसीडर करते हैं तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, B = μ0 Ni होता है ना। ये जो टर्म Ni है, इसी को हम लोग मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं, H से डिनोट करते हैं। ये होता है N × I, यही मैग्नेटाइजिंग फोर्स हो गया। यानी
ये एबिलिटी किसका हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का है कि किस एक्सटेंट तक किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर पाता है। ये क्या हो गया, दिस इज द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का एबिलिटी होता है टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस ये हमारा है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये कितना होता है, एच से डिनोट करते हैं, एच बराबर क्या होता है, NI हो जाता है। एंड फोर्थ वन हमारा ससेप्टिबिलिटी कहते हैं इसको, ससेप्टिबिलिटी कहते हैं इसको काई से डिनोट करते हैं, काई एम। ये बेसिकली रेशियो होता है m to the h। m और h बेसिकली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है, ये इसलिए इसका यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, PQ लिख देते हैं फिजिकल क्वांटिटी के लिए। इन दोनों का यूनिट भी सेम होता है। m एंड h का यूनिट क्या होगा, एम्पियर मीटर इसका है तो इसका भी एम्पियर मीटर होगा। ध्यान से देखो, बहुत बार इसको देने, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही होता है ना, तो N/L यहाँ लिखेंगे तो एम्पियर बाई मीटर, यही नहीं इसका यूनिट हो जाएगा। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, m और h का रेशियो होता है। अब ये बेसिकली हाउ इजीली ए मैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज, उसके उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, ससेप्टेबल मतलब क्या होता है, वल्नरेबल, उसका वर्ड अर्थ हो गया, लेकिन इसका मतलब होता है कि हाउ इजली अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज, इसी को ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड। ये चारों डेफिनेशन ध्यान में रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव पूछे ही जाते हैं। एंड इसका लास्ट वन हम लोग पढ़ लेते हैं, डाया पारा एंड फेरोमैग्नेटिज्म। 1-2 नंबर का क्वेश्चन इससे रहता है, 2-3 प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान में रखना है, उसी से काम चल जाएगा। ये इतना ध्यान, ये चारों याद रखना है। परमिएबिलिटी क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है, एंड ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। अब थोड़े में हम लोग समझ लेते हैं कि डाया पारा एंड फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। वैसे भी हमको पता है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, एक हमारा डाया मैग्नेटिज्म है, दूसरा पारा है, थर्ड वन इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक, डाया मैग्नेटिज्म क्या होता है, व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में। ये हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसको मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसका बिहेवियर क्या होता है। इसमें देखो लाइन्स ऑफ फोर्स जितने भी होंगे बाहर से निकल जाएंगे। ये हमारा साउथ पोल बनता है, ये नॉर्थ पोल बनता है, ठीक है, सॉरी, ये नॉर्थ पोल बनता है, ये साउथ पोल बनता है। डाया मैग्नेटिज्म का डेफिनेशन सुन लो, याद कर लो कि व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, एक फिबुल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। इसी को हम लोग डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। फिर से, एक फिबुल मैग्नेटाइजेशन, फिबुल मतलब कमजोर, मैग्नेटाइजेशन किधर होगा, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें का कारण क्या होता है, इसको अभी जानने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग प्रॉपर्टी केवल पढ़ लेते हैं, बाद में इसके बारे में हो सके मेंस वगैरह की तैयारी करेंगे तो हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, एक फिबुल मैग्नेटाइजेशन होता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी वही होता है, एक फिबुल मैग्नेटाइजेशन होता है, लेकिन किधर होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इसका कारण भी सिंपल है कि ये मैग्नेट, कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट क्यों होता है, क्योंकि वहाँ उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं,
वो यदि रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे लाइक दिस वन, उसका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन इसको मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो सारे डाइपोल्स क्या होते हैं, दे अलाइन इन द सेम डायरेक्शन, और इसमें मैग्नेटाइजेशन आ जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, इस केस में इसकी प्रॉपर्टी पहला वही हो गया, फीबल मैग्नेटाइजेशन, ये याद रखना, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसको यदि मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं। लाइन्स ऑफ फोर्स मैक्सिमम इसके अंदर से पास करता है। एक बार का क्वेश्चन है, इसलिए फिगर बना के भी दिखा दिए। फिगर बना के दिखाना था कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन डाया पारा एंड फेरो मैग्नेटिज्म। फिगर बनाओगे तो इसमें मैग्नेटाइजेशन किधर होता है, इधर साउथ इधर नॉर्थ, इसमें क्या होगा, इधर नॉर्थ, सॉरी इधर साउथ इधर नॉर्थ हो जाएगा। इधर स्ट्रॉन्ग साउथ और इधर स्ट्रॉन्ग नॉर्थ बनता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होता है इन दोनों के रिस्पेक्ट में। इसमें क्या होता है, अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, इधर इसमें क्या होता है, इन अपोजिट डायरेक्शन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लाइन्स ऑफ फोर्स के आधार पर डिफरेंशिएट कीजिए बिटवीन डाया पारा एंड फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब एक दो प्रॉपर्टी और लिख लेना है, ये वन हो गया, ये दूसरा लिख देना है। अब देखो इधर ससेप्टिबिलिटी अभी हम लोग पढ़े हैं ना, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, हाउ इजिली ए मैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज। अब ये तो मैग्नेटाइज किधर होता है, ये इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका ससेप्टिबिलिटी जो होता है काई ये स्मॉल होता है और निगेटिव होता है, ये -1 to 0 के बीच में होता है। और तीसरा पॉइंट इसमें डिस्कस कर देना है, ये लिख देना है कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, स्मॉल एंड निगेटिव होगा। ठीक है, तीसरा हम लोग परमिएबिलिटी की बात करेंगे। तो परमिएबिलिटी का बात होता है, ये म्यूआर हमारा 0 से 1 के बीच में होता है, क्योंकि इस लाइन्स ऑफ फोर्स इससे होके तो पास ही नहीं कहते हैं। दूसरा इस केस में देखो, दूसरा पॉइंट इसका भी वही हो जाएगा, ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो 1 से लेके x के बीच में होता है। x मतलब एक स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और ये जो हमारा म्यूआर होता है, यानी म्यूआर का वैल्यू क्या होगा, म्यूआर का वैल्यू 1 से 1 + x के बीच में होता है, 1 से 1 + x के बीच में होगा। ये x हमारा क्या है, दिस इज योर स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी, स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी होता है। इस केस में देखो सब बड़ा हो जाएगा। ये जो ससेप्टिबिलिटी है इसका, ये 1 से बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। ये जो तीसरा पॉइंट है, ये म्यूआर का वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होता है। इतना पढ़ लोगे, 2 नंबर 3 नंबर के लिए क्वेश्चन रहता है। ये 3 पॉइंट में अच्छा से लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बता दिए, टाइम पीरियड वाला एक क्वेश्चन पूछा गया, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया। बस इतना ही पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, EMI बताएंगे उसमें।